हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्लोरा एंड फोना सीरीज में आज हम ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में पढ़ेंगे। यूपीएससी ने इससे संबंधित पहले भी प्रश्न पूछे हैं और हाल में भी प्रश्न पूछे गए हैं जीव जंतुओं से संबंधित, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। और आपको बता दें कि हमने जो है आपसे प्रॉमिस किया था कि लगभग 42 के आसपास स्पीसीज होंगी, लेकिन हमने 45 के आसपास मान लिया था कि 2-4 अगर ऊपर नीचे बढ़ जाएंगे तो उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो अभी तक हमने जो है धीरे धीरे ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय इकट्ठे भी बनाना हमें उचित भी नहीं लगता। एक साथ बना देंगे तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, पता चला 5-6 घंटे की होगी, आप देखेंगे भी नहीं। ऐसे क्या है कि 10-10, 5-5 मिनट की वीडियो बनाकर आपको आराम से उपलब्ध करा दें, जिससे क्या है कि आप आराम से इसकी तैयारी कर लें। तो अभी अब तक हमने कश्मीरी स्टैग, ओरिक्स, चीरू, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। 2012 में ओरिक्स, चीरू, एंटीलोप, इन सब चीज़ों के बारे में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा और इनके अंतर के बारे में पूछा है, तो इसलिए हमको छोड़ना नहीं। यूपीएससी कभी भी दोहरा सकता है इन प्रश्नों को। बाकी उसके लिए एनवायरमेंट में फेवरेट टॉपिक्स में ये सब आते हैं जीव जंतु, वो पूछता जरूर है। फिर उसके बाद हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़े, स्वैम्प डियर, चीता। आज हम ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास लगभग 85-86 के आसपास डेज हैं। हमको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे हम देते जा रहे हैं आपको, बस आप कवर करते रहिए, आराम से आपका प्रेम्स निकल जाएगा। इसके बाहर मेरे हिसाब से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने जितना अभी तक देखा, प्रश्न देखे और यूपीएससी के पीवाईक्यू देख करके ये अनुभव हो गया कि यूपीएससी इसके बार नहीं पूछेगा। अगर इसके बार पूछता है तो फिर आप ही नहीं, सबके साथ दिक्कत होगी, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से तय हो जाएगी। तो हम लोग इसी तरह से आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब आपको मैं इससे संबंधित प्रश्न दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले हमको प्रश्न देखना है। तो यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2012 के प्रश्न है, ठीक है। यूपीएससी पिछले प्रश्नों को दोहराता है। जैसे 2006 के आसपास मार्सुपियल के बारे में पूछा था, मार्सुपियल 2006 या 2003 ऐसे था, मुझे याद नहीं है कंफर्म, लेकिन पूछा गया था, ठीक है। और 2023 में सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब कि मिलता जुलता दोहरा दिया। अब क्या हुआ कि इस मार्सुपियल पहले पूछा जा चुका है, तो यूपीएससी आपसे अपेक्षा रखता है कि आपने पहले इसको तैयार कर रखा होगा, ठीक है। तो मार्सुपियल का बारे में 2023 में पूछ लिया, आप जाकर के प्रश्न 2023 का देख लेना, ठीक है। तो अब क्या है कि यूपीएससी ने काली गर्दन वाला सारस पूछा, ठीक, जिसको कृष्ण ग्रीव सारस उसने कोष्टक में लिख दिया। इंग्लिश में भी ये ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में लिखा होगा। फिर इसमें लिखा चीता, उड़न गिलहरी मतलब फ्लाइंग स्क्वायरल, हिम तेंदुआ। तो हम इन सबको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चारों को आपकी लिस्ट में ही है, आप देख लो, यहाँ पर पॉज करके देखो, फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है। ऐसे सारे हैं, यहाँ पर लिखा भी होगा, सारे चीज़ें लिखी हैं। हम लोग अब एक एक चीज़ देखेंगे तो फिर समय हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से पॉज करके देख लेना सारे, इसमें जो भी चीज़ें यहाँ दी हैं सब यहाँ पर कवर है, ठीक है। तो हम लोग कवर कर ही लेंगे इसको। तो यूपीएससी अब आपसे एक बार पहले काली गर्दन वाला सारस के बारे में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा। अब दोबारा यूपीएससी संभावना है कि इसके बारे में पूछेगा, तो थोड़ा सा हल्का सा अंदर जाएगा, क्योंकि उसने आपसे अपेक्षा रखी कि आपने पीछे पीवाईक्यू देख करके इनकी तैयारी अच्छे से करी होगी, ठीक है। और यूपीएससी फिर ऐसे ही जीव जंतुओं से संबंधित प्रश्न पूछता है, संकटापन्न प्रजातियाँ, ठीक है, वल्नरेबल प्रजातियाँ, इस तरीके से बहुत सारी आईयूसीएन की जो भी प्रजातियां हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो हम लोग आईयूसीएन की भी लिस्ट देख रहे हैं, साथ में जो भी जीव देख रहे हैं उसकी जो है आईयूसीएन स्टेटस भी देखते हैं। तो चलते सीधे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका परिचय और भौतिक विशेषताएं हम लोग देखते हैं। तो वैज्ञानिक नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। बाकी हम लोगों को लिखना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि जो स्टेट पीसीएस है उनमें जरूर पूछ लेगा, तो थोड़ा सा आपको नजर रखना। ग्रस नाइग्री कोलिस इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो इसका पहचान शरीर की क्या होती है कि ये मटमैला सफ़ेद होता है, आपको पता ही है। और इसके जो सिर है और गर्दन पूरी तरह से क्या होती है, काली होती है। इसके सर पर एक विशिष्ट लाल रंग का मुकुट होता है, क्राउन जो होता है वो लाल कलर का होता है। जब ये गुस्सा होते हैं, ये उत्तेजित होते हैं तो और गहरा लाल हो जाता है। आप चाहो तो एक बार देख लो इसको, ये देखो मुकुट जैसा ऊपर रेड कलर का है, बाकी आपकी ये गला गर्दन ये आपकी रेड ब्लैक कलर की, ठीक है। इस तरह से मटमैला है, आपको देखो मिट्टी के कलर का ही है लगभग। फिर इसमें यूनिक क्यों है, अद्वितीय क्यों है? यह दुनिया की 15 सारस प्रजातियों में से एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो विशेष रूप से अल्पाइन यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहती है। आपको पता होगा कि एक टुंड्रा प्रदेश होते हैं, एक अल्पाइन प्रदेश होते हैं। तो अल्पाइन प्रदेश का मतलब होगा तो जमीन से पहाड़ों की तरफ ऊंचाई में जाओगे तो ये ऐसी जो यहाँ की जो परिस्थिति है, पर्यावरण है, जैसे आप जो है छांसों में जाओगे। जैसे मान लो पृथ्वी, तो पृथ्वी से मान लो कि 0 डिग्री से आप ऊपर की ओर जाओगे तो यहाँ पर भी ऐसी वनस्पति मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्पाइन प्रदेशों में मिलता है। ये तिब्बत के आसपास क्षेत्र, भारत में हिमालय वाले रीजन में ये आपका कौन ब्लैक नेक्ड क्रेन मिलता है। इसका आवास और वितरण क्या है कि प्रजनन क्षेत्र मुख्य रूप से तिब्बती पठार, चीन और भारत के पूर्वी लद्दाख जैसे पेंगोंगसो और सो मोरिरी झील के उच्च ऊंचाई वाली आर्द्रभूमि में प्रजनन करते हैं। अब आपको पता है जैसे हमारी जो क्रेन होती है, जो सारस है, आपको पता होगा कि सारस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि सारस क्या होता है, साइबेरियन सारस की बात कर रहे हैं। वो क्या होता है कि साइबेरिया में, रूस में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे जनवरी फरवरी के आसपास ठंड उत्तरी गोलार्ध में, रूस उत्तरी गोलार्ध में आपको पता ही है, तो वहाँ पर जब ठंड पड़ेगी जनवरी और फरवरी के आसपास, दिसंबर जनवरी मान लो, दिसंबर जनवरी, तो वो क्या करते हैं कि सारस भारत की ओर मूव करके चले जाते हैं। तो आपको इस समय जो है सारस दिखाई देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ोगे कि जब ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जब जैसे जनवरी और फरवरी के आसपास, दिसंबर जनवरी फरवरी बहुत ठंड पड़ती है, तो ये नीचे की तरफ पहाड़ी के नीचे वाले क्षेत्रों में आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप आगे इसके बारे में देखोगे।
फिर शीतकालीन प्रवास, सर्दियों में या कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैसे भूटान और भारत के अरुणाचल प्रदेश, जैसे अरुणाचल प्रदेश में सांगती और जिमीथांग घाटी में प्रवास करते हैं। ठीक है, सर्दियों में या कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में, मतलब नीचे आ जाते हैं कि उनको जो है ठंड, जैसे ठंड ज़्यादा ही हो जाती है तो दिक्कत होती होगी। ठीक है, लद्दाख का प्रजनन क्षेत्र क्या है इसका, लद्दाख में जो इनका प्रजनन क्षेत्र है उनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि लद्दाख भारत में इनका एकमात्र प्रजनन स्थल है, ये याद रखना। ये पक्षी गर्मियों के दौरान मार्च से अक्टूबर में यहाँ देखे जाते हैं। ठीक है, गर्मियों के दौरान ही देखे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य, यह इनका सबसे प्रमुख आवास है, चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य। ठीक, इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर सोकार और सो मोरीरी, ये आर्द्र भूमि है। ये कहाँ पर है, पहले तो ये याद कर लो कि सोकार और सो मोरीरी ये आर्द्र भूमियाँ हैं आपकी लद्दाख के आसपास वाले क्षेत्रों में। इनके प्रजनन और भोजन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अन्य स्थान क्या है, पोंगोत्सो, हानले, चुसुल और पुगा घाटी इनके अन्य स्थान जहाँ पर ये पाए जाते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में आपको शीतकालीन प्रवास, सर्दियों के दौरान नवंबर से फरवरी भी ये पक्षी तिब्बत के पठार से उतरकर, तिब्बत ऊंचाई वाले पठारों से उतरकर अरुणाचल प्रदेश की कम ऊंचाई वाली घाटियों में प्रवास करते हैं। तो उन घाटियों में कौन कौन सी घाटी, जैसे सांगती घाटी, जिमीथांग घाटी, चुग घाटी, ये 3 घाटी हैं। और जिले कौन कौन से हैं यहाँ, सांगती घाटी में आपकी पश्चिम कामेंग जिला, जिमीथांग में तवांग जिला, और ये चुग घाटी ये भी तवांग जिले में। ठीक है, तो इतना है, आप अंदर मत जाइए, लेकिन ये घाटियाँ आपको याद कर लो कि संगति घाटी, जिमीथांग घाटी और चुग घाटी यहाँ पर पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और आपके लद्दाख में कहाँ पर है, चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य, सोकार और सो मोरीरी आर्द्र भूमियाँ हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। अन्य स्थानों में आपके पोंगोंगसो, हानले, चुसुल और पुगा घाटी में यहाँ पर मिले। संरक्षण स्थिति, IUCN में इसको जो है वुलरेबल से नियर थ्रेटेंड में रखा गया है। ठीक है, तो वुलरेबल से पहले इनकी संख्या कम रही होगी, फिर संख्या इनकी बढ़ गई तो नियर थ्रेटेंड में इनको डाल दिया गया। तो इस समय वर्तमान में क्या है, एंटी में है, मतलब नियर थ्रेटेंड में। 2020 में इसे वुलरेबल से हटाकर इस श्रेणी में रखा गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में इसे भारत में उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में। तो आपको एक चीज तो मैंने कई बार बताया कि अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 है तो साइट्स में भी वो शेड्यूल 1 में ही होगी। तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार कॉमन सेंस के प्रश्न करने में हमको ये कभी कभी मदद करते हैं। ठीक, CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इसमें भी अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है। CMS आपको पता है एक NGO टाइप का है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो बॉन जर्मनी में है, बॉन जर्मनी में। और 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, 1979 में। और 1983 से काम करने लगा, 1983 से फोर्स में है। भारत भी तभी से इसका 1983 से ही इसका सदस्य है। और इसमें 2 तरह की जो है लिस्ट सूचियाँ हैं, जिसमें एक थ्रेटेड स्पीसीज होती है, थ्रेटेंड स्पीसीज, और एक इंटरनेशनल कॉपरेशन वाली स्पीसीज होती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉपरेशन में सभी देशों को मिलकर के इसमें काम करना होता है, कुछ ऐसी प्रजातियां होंगी। फिर थ्रेटेड स्पीसीज ऐसी होती है जो खतरे की स्थिति में, तो उनको ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा CMS के बारे में और पढ़ लेना। फिर सांस्कृतिक महत्व रोचक तत्व में क्या है, लद्दाख का राजकीय पक्षी है कौन, ब्लैक नेट क्रेन। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय बर्ड है, राजकीय पक्षी है। धार्मिक महत्व क्या है, अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि मोनपा जनजाति कहाँ है। तो अगर UPSC ऐसे रख दे तो ये भी याद रखना कि मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। ये ऐसा मानते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो मोनपा जनजाति, ये मानते हैं कि ये दलाई लामा के छठे अवतार है कौन, ब्लैक नेट क्रेन। ठीक, और स्थानीय नाम क्या, लद्दाख में इसे चांग थुंग कहा जाता है। ठीक, चा थुंग। फिर इनके लिए खतरे क्या है, जंगली कुत्ते। ऐसे ब्लैक नेट क्रेन के विषय में भी जंगली कुत्ते के लिए खतरा था। ठीक है, उनके अंडे वगैरह वो खा जाते हैं, तो ये याद रखना। अगर कॉमन क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे जंगली कुत्तों को भी ध्यान में रखना कि ये पक्षियों के अंडे खा लेते हैं, खास करके ब्लैक नेट क्रेन और गोडाउन के बारे में। ठीक है, अंडों और चूजों को नुकसान पहुंचाते हैं। मानवीय हस्तक्षेप, आपको पता है कि विकास इतनी तीव्र गति से चल रहा है कि ये इनके जो स्थल हैं इनको कहीं ना कहीं हम अतिक्रमित करते जा रहे हैं। विकास परियोजनाओं के कारण आर्द्र भूमि का क्षरण हो रहा है, आर्द्र भूमि के आसपास ही रहते हैं, आर्द्र भूमि का क्षरण हो रहा है, तो ये भी खत्म हो जाएंगे। चारागाहों का बढ़ता दबाव। फिर काले गले वाला जो सारे से ब्लैक नेट क्रेन की कुछ अद्वितीय यूनिक विशेषताएं उन्हें अन्य पक्षियों से पक्षी जगत से अलग कर बनाती हैं। ये इनका क्या क्यों बनाती हैं, तो यहाँ पर अल्पाइन विशेषज्ञ, हाई एल्टीट्यूड स्पेशली, यह दुनिया की एकमात्र सारस प्रजाति है जो विशेष रूप से 3000 तक 5000 मीटर की ऊंचाई वाले ऊंचे पठारों ठंडी आर्द्र भूमि में रहती है। अन्य सारस आमतौर पर मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि हम लोग, आप UP बिहार वाले क्षेत्रों में जो होंगे उनको पता होगा कि हमारे तालाब के किनारे क्रेन दिख जाता है, सारस दिख जाता है। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार इनका पूरा जीवन चक्र हिमालय के ही इस दुर्गम पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर करता है कौन, ब्लैक नेट क्रेन के विषय में। फिर विशिष्ट शारीरिक पहचान, एक चीज मुझे यहाँ पर बताना है कि गोडावन का क्या होता है, कितनी मीटर तक ऊंचाई में उड़ सकता है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछ रहा हूँ, जिसको गोडावन बोलते हैं। ठीक, फिर आपका विशिष्ट शारीरिक पहचान, इनका शरीर तो पूरा भूरा सफेद होता है, लेकिन इनकी गर्दन और सिर पूरी तरह काले होते हैं। इनके सिर पर लाल रंग का नंगा पैच होता है, रेड क्राउन होता है। ठीक है, जो उत्तेजित
होने पर गहरे लाल हो जाते, मतलब गुस्सा अगर करते हैं तो गहरे लाल हो जाते हैं। कठोर वातावरण के अनुकूल, लद्दाख जैसी ठंड और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहने के लिए इनके फेफड़े और शरीर की संरचना अधिक कुशल होती है। WWF इंडिया के डेटा के अनुसार ये पक्षी -30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में को सहन कर सकते हैं। ठीक, प्रजनन व्यवहार में ये पक्षी एकगामी होते हैं, मोनोगैमस होते हैं, यानी ये जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। इनके डांसिंग डिस्प्ले बहुत प्रसिद्ध हैं, ये याद रखना कि कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसमें ये एक दूसरे के सामने उछलते हैं और पंख फैलाकर सुरीली आवाजें निकालते हैं। ठीक, मीटिंग के टाइम होगा तो ये करते होंगे। सर्वाहारी आहार, ये न केवल वनस्पति जैसे जड़े कंद खाते हैं बल्कि कीड़े मकोड़े भी, छिपकलियाँ और मछलियाँ भी खाते हैं। तो यूपीएससी यही रख देगा कि ये केवल मांसाहारी होते हैं या केवल शाकाहारी होते हैं। तो ये याद रखना कि ये सर्वाहारी मतलब कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और वनस्पतियाँ भी खाते हैं। ठीक है, तो ओमनीवोरस है, जो उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र में भोजन की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक, सांस्कृतिक प्रतीक क्या है, इन्हें शांति और लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है। ये याद रखना कि शांति और लंबी उम्र का प्रतीक। लद्दाख के मठों मोनेस्ट्रीज की दीवारों पर इनके चित्र अक्सर देखे जाते हैं। तो आपको पता है कि मठ वगैरह में ध्यान वगैरह होता है, बुद्धिस्ट होते हैं, तो वो ध्यान को शांति और लंबी उम्र का प्रतीक मान करके इनके चित्र वगैरह लगाए जाते होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कल्चर को दिखाता है। तो ऐसे ही आप लोग इसको करना, और इसके प्रश्न मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो आप इसको अब पढ़ लिए हैं तो अब फिर से करना इसको। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे दिया है, तो इस तरह से पॉज करके देखोगे तो ये तो मैंने 2012 के प्रश्न दिए हैं, और इससे और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो आप ऐसे ही जो है तैयारी करोगे तो दोस्तों, तो आराम से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही स्पीसीज 45 के आसपास पढ़ लोगे, उन्हीं को बार बार पढ़ना है, उनसे बाहर आएगा तो कोई नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।